सभी को मेरा नमस्कार। मैं संदीप चौधरी और आज हम पढ़ेंगे मिनरल न्यूट्रिशन का लेक्चर 3। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि 17 अनिवार्य तत्व होते हैं तथा 4 उपयोगी तत्व होते हैं जो उच्च पादपों में विशेष कार्यों को संपादित कराने में सहायक होते हैं। इन तत्वों में कुछ तत्वों को एक साथ कुछ उनकी कॉमन विशेषताएं हैं, उनको पढ़ते हैं और ये हम नोट के रूप में पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला नोट देखते हैं, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है, उन तीनों की कॉमन विशेषताएं एक साथ ले रहे हैं हम। जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस और पोटेशियम। पहले ये देख लेते हैं कि अनिवार्य तत्वों को मात्रा के आधार पर हमने 2 भागों में बांटा था, गुरु पोषक तत्व और लघु पोषक तत्व। गुरु पोषक तत्व को फिर से 2 भागों में बांटा था, प्राथमिक गुरु पोषक तत्व और द्वितीयक गुरु पोषक तत्व। तो प्राथमिक गुरु पोषक तत्व के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को प्राथमिक गुरु पोषक तत्व भी कहते हैं। तो फिर द्वितीयक गुरु पोषक तत्व कौन से रह गए? तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये तीनों द्वितीयक गुरु पोषक तत्वों में आते हैं। तो पहली विशेषता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को प्राथमिक गुरु पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। दूसरी विशेषता है कि इन्हें क्रांतिक तत्व भी कहते हैं। अब क्रांतिक तत्व क्यों कहते हैं? क्रांतिक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी हमेशा ही मृदा में कमी बनी रहती है, मृदा में अपर्याप्त मात्रा में ये उपस्थित होते हैं, इसलिए इन्हें क्रांतिक तत्व के नाम से भी जाना जाता है। इनकी तीसरी विशेषता देख लेते हैं कि इन्हें मोबाइल एलिमेंट्स या गतिशील तत्व के नाम से भी जाना जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को गतिशील तत्व भी कहते हैं। गतिशील तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पुरानी पत्तियों से निकल के नई पत्तियों में गति करते हैं। पुरानी पत्तियों में जिन जैव अणुओं में ये उपस्थित होते हैं उन जैव अणुओं से विखंडित होंगे और विखंडित होकर के नई पत्तियों में ये चले जाएंगे। इसलिए पुरानी पत्तियों में इन तत्वों की कमी हो जाती है और पुरानी पत्तियों में इन तत्वों की कमी के कारण सबसे पहले अपर्याप्तता के लक्षण जीर्णमान पत्तियों में दिखाई देते हैं। नोट नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की 3 कॉमन विशेषताएं देखें तो ये प्राथमिक गुरु पोषक तत्व है, इन्हें क्रांतिक तत्व कहते हैं और इनको गतिशील तत्व के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे नोट की तरफ बढ़ते हैं। नोट नंबर 2 देखते हैं। नोट नंबर 2 नोट नंबर देखते हैं हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। याद करने का तरीका है कौन? CHON। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन चारों तत्वों को सम्मिलित रूप से रचनात्मक तत्व कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये विभिन्न जैव अणुओं के घटक होते हैं। जैसे ये तत्व न्यूक्लिक अम्ल, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, संचित भोज्य पदार्थ आदि के घटक के रूप में पाए जाते हैं। इस कारण इनको रचनात्मक या फ्रेमवर्क तत्व के नाम से भी जाना जाता है। अब वे तत्व जिनका स्रोत वायु या जल होता है उन्हें अखनिज तत्व कहते हैं, जिनमें आ जाते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अतः इनको नॉन मिनरल्स एलिमेंट्स के नाम से जानेंगे क्योंकि इनका स्रोत क्या है? इनका स्रोत है वायु या जल। जबकि नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन को खनिज और अखनिज दोनों तत्वों में गिना जाता है। इसका कारण यह है कि इनका स्रोत मृदा तो मुख्य स्रोत है ही है, इसके अलावा ये कई बार वायु से भी प्राप्त हो जाते हैं। इस कारण नाइट्रोजन को खनिज और अखनिज दोनों तत्वों में शामिल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ में यदि हम फास्फोरस और सल्फर को शामिल करते हैं तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, इन 6 के 6 तत्वों को सम्मिलित रूप से प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है, यानी जीव द्रव्य तत्व कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जीव द्रव्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नोट नंबर देते आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं।
नोट नंबर सेकंड आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नोट नंबर थर्ड की ओर। नोट नंबर थर्ड में हम पढ़ते हैं प्रोटोप्लाज्मिक यानी जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक तत्व है वो है प्रोटीन, और जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अकार्बनिक तत्व है वो है जल, H2O। 3 नोट आपको समझ में आ गए होंगे। नोट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं कि पादप के ताज़ा भार यानी एक हरे पादप में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो है ऑक्सीजन, और पादप के शुष्क भाग यानी पादप में से जल निकलने के बाद में जो शुष्क भाग बचता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व है वो है कार्बन। नोट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। कुछ तत्वों को बैलेंसिंग एलिमेंट के नाम से जाना जाता है, संतुलन तत्व के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए बोलते हैं इनको क्योंकि ये तत्व अन्य तत्वों के विषैले प्रभाव को कम करने का कार्य करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम कुछ तत्व मैग्नीज, निकल, बोरोन, कॉपर और लेड आदि के विषैले प्रभाव को कम करते हैं। इसलिए इन कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम को बैलेंसिंग एलिमेंट या संतुलन तत्व के नाम से जानेंगे। नोट नंबर 5 तक आपको समझ में आ गया होगा। नोट नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। नोट नंबर 6 तत्वों को उनकी गतिशीलता के आधार पर 2 भागों में बांट देंगे। जो तत्व गतिशीलता दर्शाते हैं उन्हें गतिशील तत्व, और जो गतिशीलता नहीं दर्शाएंगे उन्हें अगतिशील तत्व कहेंगे। मोबाइल और नॉन मोबाइल एलिमेंट्स के नाम से जानेंगे। वे तत्व जो गतिशील होते हैं वो पुरानी पत्तियों से निकल कर नई पत्तियों में चले जाते हैं। इस कारण इनके अपर्याप्तता के लक्षण सर्वप्रथम जीर्णमान पत्तियों में यानी पुरानी पत्तियों में दिखाई देते हैं, जबकि वे तत्व जो अगतिशील होते हैं वो एक ही स्थान पर बने रहते हैं, अतः ये पुरानी पत्तियों में बने रहेंगे। इस कारण इनके जो अपर्याप्तता के लक्षण है वो नई पत्तियों में दिखाई देते हैं, क्योंकि नई पत्तियों में ये जाते नहीं, और न जाने के कारण इन तत्वों की कमी हमेशा ही नई पत्तियों में बनी रहती है। इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे गतिशील तत्व है उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम और जिंक आ जाएगा, जबकि अगतिशील तत्वों में कैल्शियम, सल्फर, कॉपर और मैग्नीज आ जाएगा। अब कुछ तत्वों की कमी के कारण अपर्याप्तता के लक्षण दिखाई देते हैं, तो कुछ सामान्य अपर्याप्तता के लक्षण जो तत्वों की कमी के कारण दिखाई देते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हरिमाहीनता, क्लोरोसिस किसे कहते हैं। हरिमाहीनता नाम से पता चल रहा है हरियाली का छिन जाना यानी पीलापन का आना और हरेपन का नष्ट हो जाना। क्लोरोसिस हरिमाहीनता होती है वो क्लोरोफिल की कमी के कारण होती है, जिससे पत्तियों में पीलापन आ जाता है। ये नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज तथा जिंक, मोलिब्डेनम की कमी के कारण होती है। इसे याद करने की ट्रिक क्या होगी, इतने सारे तत्व हैं तो इन्हें याद कैसे करेंगे, तो इनके याद करने की ट्रिक है नरेंद्र से याद रखेंगे नाइट्रोजन, मोदी से याद रखेंगे मोलिब्डेनम, नरेंद्र मोदी के पोटेशियम, मैग्नीशियम से सल्फर, आयरन यानी Fe, मैन यानी Mn, जानेंगे Zn। याद करने का तरीका दोबारा सुनते हैं। नरेंद्र, नाइट्रोजन, मोदी, मोलिब्डेनम के पोटेशियम, मैग्नीशियम से सल्फर, आयरन मैन, जानेंगे Zn। जिससे देश में हरियाली आई, यानी इन तत्वों की कमी के कारण हरियाली नष्ट हो जाती है। यदि ये तत्व रहेंगे तो हरियाली बनी रहेगी। इसका डायग्राम देखते हैं। हरिमाहीनता का डायग्राम कैसा होता है, ये पत्तियों में किस प्रकार से दिखाई देता है। ये देखिए, इन पत्तियों में चारों तरफ पीलापन दिखाई दे रहा है, यह हरिमाहीनता के कारण है। और डायग्राम देखते हैं।
यह आपको दिखाई दे रहा होगा चारों तरफ पीलापन, यह हरिमायनता के कारण है जो उन तत्वों की कमी के कारण होता है। दूसरे रोग की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सामान्य जो अपर्याप्तता का लक्षण है उसकी तरफ बढ़ते हैं। पहला हरिमायनता समझ में आ गया होगा। दूसरा है उत्तक या नेक्रोसिस। इसमें उत्तकों की कमी हो जाती है जिसके कारण भूरे भूरे धब्बे बन जाते हैं पत्तियों में या पत्ती की मृत्यु हो जाती है। यह कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम की कमी के कारण होता है। यदि इसके भी डायग्राम हम देखना चाहें तो इसका डायग्राम इस प्रकार से दिखाई देगा। इसमें पत्तियों में भूरे भूरे धब्बे बन जाते हैं। ये देखिए यहाँ दिखाई दे रहे होंगे आपको, पत्तियों में ये भूरे भूरे धब्बे बन जाते हैं। ये नेक्रोसिस के कारण या उत्तक से के कारण हो रहे हैं। यहाँ देखिए ये पत्तियों में भूरे भूरे धब्बे हैं, यह नेक्रोसिस के कारण है, उत्तक से के कारण है। इन पत्तियों में उत्तक नष्ट हो जाते हैं। ये इन तत्वों की कमी के कारण होता है। इस कारण इनमें भूरे धब्बे बन जाते हैं। धीरे धीरे उत्तकों की कमी इतनी बढ़ जाती है कि ये पत्तियाँ टूट कर गिर जाती है, यानी इन पत्तियों की मृत्यु हो जाती है। दो अपर्याप्तता के सामान्य लक्षण हमने देख लिए। पहला हरिमायनता, दूसरा उत्तक से नेक्रोसिस। तीसरा देखते हैं पुष्पन में देरी। चौथा है पुष्पन में देरी। तीसरा है इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, यानी कोशिका विभाजन का रुक जाना। तीसरा लक्षण है इनका कोशिका विभाजन में देरी होना या कोशिका विभाजन का रुक जाना। यह नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर और मोनोबिडिनम की अनुपस्थिति के कारण होता है, जिस कारण कोशिका विभाजन रुक जाता है। ये तत्व नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर और मोनोबिडिनम है वो कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक होते हैं। अतः इन तत्वों की कमी के कारण कोशिका विभाजन रुक जाता है। चौथा आ जाता है वो है लेट फ्लोरिंग, यानी पुष्पन में देरी होना। जो पुष्प आने का जो निश्चित समय था उसमें समय ज़्यादा लगना पुष्पन में देरी कहलाता है। ये नाइट्रोजन, सल्फर और मोनोबिडिनम की सांद्रता में कम होने के कारण होता है। हमने देखा कोशिका विभाजन का रुक जाना हो रहा था वो नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर और मोनोबिडिनम के कारण हो रहा था। और पुष्पन में जो देरी हो रही है वो हो रही है नाइट्रोजन, सल्फर और मोनोबिडिनम के कारण। यानी पोटेशियम यदि उसमें से हटा देते हैं तो ये पुष्पन में देरी का कारण बन जाते हैं। ये सामान्य अपर्याप्तता के लक्षण आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हमने अनिवार्य तत्वों को मात्रा के आधार पर दो भागों में बांटा था। एक था गुरु पोषक तत्व और एक था लघु पोषक तत्व। अब लघु पोषक तत्व की अधिकता के प्रभाव क्या होता है वो देखते हैं। एक लघु पोषक तत्व की पादप में निश्चित मात्रा होती है। एक लघु पोषक तत्व की पादप में निश्चित प्राश में आवश्यकता होती है। उस प्राश से ज़्यादा या कम होना पादप के लिए हानिकारक होता है। प्रत्येक लघु पोषक तत्व एक निश्चित प्राश में ही कार्य करता है, अर्थात इनकी अधिकता और कमी दोनों ही पादप पर विपरीत प्रभाव डालती है। यदि इसकी अधिकता होती है तो ये विषैला प्रभाव डालती है और इसे लघु पोषक तत्व की अधिकता का प्रभाव आवश्यकता के नाम से जाना जाता है। जबकि इसकी जो कमी होगी उसके कारण अपर्याप्तता के लक्षण प्रदर्शित होंगे, जैसे हमने सामान्य अपर्याप्तता के लक्षणों पर देखे थे। हाँ, प्रत्येक तत्व के अपर्याप्तता के लक्षण अलग अलग होते हैं, लेकिन सामान्य जो अपर्याप्तता के लक्षण दिखाई देते हैं उनमें क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, पुष्पन में देरी, कोशिका विभाजन का रुकना ये शामिल कर लिए जाते हैं। अब क्या आधार है कि एक तत्व की लघु पोषक तत्व की अधिकता आवश्यकता डालेगी? इसके लिए आधार बनाया गया है ये कि एक वह लघु पोषक तत्व है जो कि पादप के शुष्क भार में 10% की कमी कर देता है, वो लघु पोषक तत्व की आवश्यकता कहलाती है। आवश्यकता का मतलब है जहरीलापन, विषैलापन। अब ये जरूरी नहीं कि एक तत्व की अधिकता के कारण ही लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं, यानी जो हमें बाहर से किसी तत्व की अधिकता के कारण विषैले प्रभाव दिखाई दे रहे हैं वो उसी तत्व की अधिकता के कारण हो रहे हैं।
ये ज़रूरी नहीं है। जैसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं, कई बार एक तत्व की अधिकता दूसरे तत्व की कमी का कारण बन जाती है। जैसे उदाहरण यह है कि मैग्नीज की अधिकता के कारण पादपों में मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम की कमी हो जाती है। और ये कमी क्यों होती है? इसके निम्न कारण है। मैग्नीज की अधिकता के कारण कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन की कमी हो गई। इसका पहला कारण यह है कि मैग्नीज अवशोषण के समय मैग्नीशियम और आयरन के साथ में प्रतिस्पर्धा करता है, यानी इनके साथ में कंपटीशन करता है, जिस कारण पहले कौन सा जुड़ेगा उस पर निर्भर करेगा। दूसरा है किसका अवशोषण पहले होगा उस पर निर्भर करेगा। दूसरा है मैग्नीज अनेक एंजाइमों पर जुड़ने के लिए मैग्नीशियम के साथ में प्रतिस्पर्धा करता है। अनेक एंजाइमों के साथ में जुड़ने के लिए प्रतिस्पर्धा करता है, यानी मैग्नीशियम से पहले मैग्नीज उन एंजाइमों से जुड़ जाएगा, जिसके कारण मैग्नीशियम जुड़कर जो कार्य करने वाला था वो कार्य प्रभावित हो जाएगा। इस प्रकार से मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी। तीसरा लक्षण है मैग्नीज की अधिकता में कैल्शियम का जो तने में शीर्ष की तरफ अभिगमन था वो रुक जाता है। अतः हमें जो मैग्नीज की अधिकता के कारण लक्षण दिखाई देने चाह रहे थे वो दिखाई न दे करके कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन, इन तीनों की कमी के लक्षण दिखाई देंगे। आजकल ऐसी तकनीकें हमारे पास में उपस्थित है जिससे हम पादप में न्यूनतम मात्रा यानी 10 की पावर माइनस में 8 ग्राम पर ml, यानी 1 ml में किसी तत्व की 10 की पावर माइनस में 8 ग्राम मात्रा भी है, उसको भी हम ज्ञात कर सकते हैं या उसका भी पता कर सकते हैं। ऐसी तकनीकें आज उपस्थित है। आज बस इतना ही।